हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पलक। और हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि हम किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इफेक्ट होगा, वही इसका कंपोनेंट होता है। तो देखते हैं। लेट देयर बी अ वेक्टर ए which lies in the xy plane and I and j are the unit vectors along x and y axis respectively। हमारे पास एक वेक्टर a है और I and j यूनिट वेक्टर्स है x और y के अलोंग। यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है और हमारे पास वेक्टर a है। इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे भी y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी से। हमारा जो वेक्टर a है वो x एक्सिस है, एंगल थीटा बनाता है। और इस वेक्टर a का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसे हम ax कहते हैं, और जो कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है उसे हम ay कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा भी है कि कंपोनेंट ऑफ a अलोंग द x एक्सिस इज ax एंड कंपोनेंट ऑफ a अलोंग द y एक्सिस इज ay। तो हम फिगर की मदद से ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को एम ले लेते हैं और इसे एन ले लेते हैं। अगर ट्राइंगल ओ एम बी में हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा विल बी ओ एम अपॉन ओ बी विच इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से हमें ए एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और ऐसे ही हम ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ए वाई की वैल्यू मिलेगी ए साइन थीटा। इस ट्राइंगल ओ एम बी में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा बी एम अपॉन ओ बी। बी एम ए वाई के बराबर है तो हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। वहाँ से हमें ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे जो ए एक्स और ए वाई है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में इनको लिखने के लिए हमें इसके साथ यूनिट वेक्टर भी लिखना होगा। तो लिखते हैं। So the vector component of A along the x-axis is ax I कैप। यहाँ पे I कैप डायरेक्शन बता रहा है और ax मैग्नीट्यूड बता रहा है। ऐसे ही वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A along the y-axis is ay j कैप। अगर हम ट्राइंगल ओ एम बी में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देख सकते हैं कि बाय यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ बी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम बी। हमारे पास जो ओ बी है वो ए है और जो ओ एम है वो ए एक्स है। एम बी इज ए वाई। तो यहाँ से ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। इसके बाद हम ट्राइंगल ओ एम बी में देखेंगे कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। यहाँ ओ बी ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिए हैं, हमने वेक्टर नहीं लिया है। तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस ए वाई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी के साथ एंगल भी देख लेते हैं तो tan थीटा होगा। डायग्राम में देखते हैं tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है एम बी
और बेस इज ओ एम, लिखेंगे एम बी अपॉन ओ एम। तो यहाँ पे एम बी ए वाई हो जाएगा और ओ एम ए एक्स हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। यहाँ से निकलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अब हम देख सकते हैं कि हम किसी भी वेक्टर ए को दो तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला है कि या तो हम उसके मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन थीटा से उसको स्पेसिफाई करें, और या तो हम उसके कंपोनेंट्स जैसे कि अभी हमने देखा ए एक्स और ए वाई से उसको रिप्रेजेंट करें। पहला देखा कि हमारे पास अगर ए दिया है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड दिया है, और थीटा दिया है जो एक्स एक्सिस के अलोंग बनाता है, और दूसरा है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हैं। तो अगर हमारे पास ए और थीटा दे रखा है तो हम उससे ए एक्स और ए वाई निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू। अगर हमारे पास ए एक्स और ए वाई दे रखा है तो हम उससे ए और थीटा निकाल सकते हैं, जो कि ये दो फॉर्मूले दे रखे हैं। अब इसके बाद हम वेक्टर्स का रेजोल्यूशन कैसे होता है 3D में भी देख लेते हैं। तो 3D में हम कंसिडर करेंगे हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसके कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस आर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो फिगर में देखेंगे तो ये हमारा ए एक्स है, हमारा ए वाई है, एंड दिस इज ए जेड। फिगर से हम देख सकते हैं कि ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई, और ओ एल वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे कैप। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड के कैप। जैसे हमने 2D में किया था वैसे ही हम 3D में भी देखेंगे। हम इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम बी, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। एम बी निकालने के लिए अगर हम ट्राइंगल एम एन बी में ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, जैसे अगर इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये लेते हैं, तो ट्राइंगल लॉ से एम बी की वैल्यू हो जाएगी एम बी इज इक्वल टू एम एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। इसके आगे देखेंगे ये हो जाएगा ओ एम वेक्टर प्लस, अगर हम डायग्राम से देखें तो एम एन ओ एल के बराबर है, तो ये हो जाएगा ओ एल वेक्टर प्लस, डायग्राम में देखेंगे एन बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, तो यहाँ लिख देंगे ओ पी वेक्टर। ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्योंकि ओ एम ओ एल और ओ पी डायग्राम में देखेंगे तो ए एक्स ए वाई ए जेड है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, तो देते हैं फॉर मैग्नीट्यूड इन ट्राइंगल ओ एम बी, फिर से वही ट्राइंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। डायग्राम में दे सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओ बी हमारा ए है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम वैसे ही रहेगा प्लस, अब एम बी की वैल्यू निकालने के लिए हम डायग्राम में देखेंगे इन ट्राइंगल एम पी एन में, क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। तो
इसे हम यहाँ यूज करेंगे तो हो जाएगा mn² प्लस nb²। तो ये a² इज इक्वल टू ax² प्लस ay² प्लस az² हो जाएगा, क्योंकि OM, MN और NB की वैल्यू ऊपर देखा हमने ax, ay, az है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाएगा, ax² प्लस ay² प्लस az²। यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a आ जाता है। इसी के साथ आगे हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर a है x, y, z प्लेन में। हमारा ये पॉइंट है पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। अब जो वेक्टर a है ये x, y, z एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाता है। कैसे? ये जो वेक्टर a है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो इधर भी ड्रॉ कर देते हैं कि a x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा एंड z के साथ गामा। अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो cos अल्फा हो जाएगा ax अपॉन a। इसी तरह से cos बीटा विल बी ay अपॉन a एंड cos गामा विल बी az अपॉन a। डायग्राम में अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम यूनिट वेक्टर अलोंग a निकालते हैं, नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग a क्या हो जाएगा? a कैप। और यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला देखा था वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। और डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से तो ये तीनों नीचे डिवाइड हो जाएंगे बाय a। तब ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमने ऊपर फॉर्मूले लिखे इसमें से ax अपॉन a, ay अपॉन a और az अपॉन a ये कैप के फॉर्मूले में आ रहा है। सो cos अल्फा ax अपॉन a, cos बीटा ay अपॉन a, cos gamma az upon a are the direction cosines of vector a with respect to x, y, z axis. तो यहाँ से a कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? ax अपॉन a की जगह हम लिख सकते हैं cos अल्फा i कैप, ऐसे ही cos बीटा j कैप और यहाँ पे आ जाएगा cos गामा k कैप। अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और इसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।